साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा की कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं 9वीं सभी कक्षाओं के लिए कॉमन टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम था भाषा। भाषा के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भाषा की परिभाषा देखी और भाषा के रूप भी हम पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक बार मैं विषय वस्तु भाषा से आपको जोड़ती हूँ। सबसे पहले हमने जैसे परिचय देखा, भाषा का परिचय। तो भाषा अपने विचारों का व्याकरणबद्ध संप्रेषण भाषा कहलाता है। मैंने बताया था कि हम अपने विचारों को जिस प्रकार से दूसरे तक पहुंचाते हैं और जिन माध्यमों से पहुंचाते हैं वो माध्यम व्याकरण सम्मत हैं, तो वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। उसके पश्चात हमने आपको भाषा के रूप बताए थे, जिसमें भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में भाषा का वह रूप जिसमें हमको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम मौखिक रूप से दूसरे तक पहुंचा देते हैं। बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप। उसी प्रकार से भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। जब हम अपने विचारों को लिपिबद्ध करके या लिखित रूप में किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तब हम भाषा के उस रूप को भाषा का लिखित रूप कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब भाषा के कौशल को जानते हैं। तो विद्यार्थियों, भाषा के कौशल को 4 कौशलों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहला कौशल है वाचन कौशल। वाचन का अर्थ होता है बोलना। हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में कितने निपुण हैं, कितनी निपुणता से हम बोल सकते हैं, वह हमारा वाचन कौशल कहलाता है। दूसरा है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का अर्थ होता है सुनना। किसी बातों को सुन करके हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम सुन पाते हैं और उसको फिर से हम व्यक्त कर पाते हैं, वह हमारा श्रवण कौशल कहलाता है। तीसरा है लेखन कौशल। अपनी बातों को हम लिख करके जितने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे, वही हमारा लेखन कौशल है। और अंतिम है पठन कौशल। पठन कौशल में हम लिखी हुई बातों को जितनी सरलता सहजता से पढ़ पाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पठन कौशल कहेंगे। हम निरंतर सतत रूप से जितना हम बिना अटके अगर हम किसी लिखी हुई चीजों को पढ़ लेते हैं, तो हमारा पठन कौशल अच्छा है। अब हम यहाँ पर आते हैं स्थिति के आधार पर भाषा का वर्गीकरण। ये तो हमने भाषा के कौशल देखे, भाषा के रूप देखे। अब हम स्थिति के अनुसार पर, मतलब राष्ट्रीय स्थिति, राज्यीय स्थिति, अंतरराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर भाषा को वर्गीकृत कर दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाषा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहली है मातृभाषा। मातृभाषा ऐसी होती है, मातृ का मतलब होता है माँ, ऐसी भाषा जो हमें हमारी माँ से मिलती है। अब ये जो मातृभाषा होगी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। जैसे हाँ, बच्चा अपने जिस परिवार में वो जन्म लेता है और उस परिवार में रह के वो वहाँ बोली जाने वाली जो भी भाषा है उसको वो बिना किसी प्रयास के सुन सुनकर सीख जाता है, तो उसके लिए वह उसकी मातृभाषा है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। जो छत्तीसगढ़ी बोलता है उसकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी होगी। पंजाबी परिवार है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। गुजराती परिवार है तो उसकी मातृभाषा गुजराती हो जाएगी। महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलते हैं तो उनकी मातृभाषा मराठी हो जाएगी। अर्थात जिस परिवार में वो रहते हैं और उसके परिवार में जिस भाषा का बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, वही उसकी मातृभाषा है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र
राष्ट्रभाषा में ऐसी भाषा जो किसी राष्ट्र के ज्यादातर हिस्से में बोली जाती है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। कुछ एक हिस्सों में वो भाषा नहीं बोली जाती, लेकिन ज्यादातर 75 से 80% हिस्सों में अगर कोई भाषा बोली जाती है तब उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी। उसके पश्चात आ जाता है राज्य भाषा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो देश है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है और हर राज्य की अपनी अलग अलग, ज्यादातर राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। पंजाब में जैसे पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे राज्य है वहाँ पे जन समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर दिया। चौथा आता है संपर्क भाषा। अब यहाँ पे हमने देखा कि मातृभाषा में हम घर में बात करेंगे, राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों के लिए है, उससे छोटा राज्य भाषा जो है वो राज्य के कामकाज के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन संपर्क भाषा, अब संपर्क भाषा ये अंतरराष्ट्रीय आधार पर वर्गीकरण है। जब किसी भाषा को एक देश से दूसरे देश में संपर्क स्थापित करने का माध्यम बना लिया जाता है, ज्यादातर देशों को एक भाषा दी जाती है कि इस भाषा को सारे देश के लोग समझते हैं और उसके द्वारा हम आपस में संपर्क कर सकते हैं, तब वह भाषा संपर्क भाषा कहलाएगी। जैसे अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में संपर्क भाषा के रूप में जानी और बोली जाती है। उसके बाद पांचवा भाषा का जो वर्गीकरण है वह है मानक भाषा। तो मानक भाषा ऐसी भाषा होती है जो सुशिक्षित एवं विद्वत समाज के द्वारा अपनाए जाने वाला भाषा का व्याकरण सम्मत रूप हो। मतलब विद्वान समाज के द्वारा भाषा का ऐसा रूप जो कि व्याकरण सम्मत हो और वह उसके लिखने का एक ही तरीका हो। जैसे हम सूर्य का एक नाम है सूर्य, सूर्य को सूरज भी बोल देते हैं, तो सूर्य के ही अलग, वैसे ही भाषा के लिखने के भी अलग अलग रूप होंगे, है ना। कई लोग जैसे मान लो रवि है तो उसको रवि लिख देंगे, ब लगा देंगे, तो वहां पे वो जो रवि है वो गलत। वास्तव में सही क्या होगा, रवि सही मानक भाषा के रूप में माना जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, ये तो हमारी वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं का रूप था। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में भाषाओं को, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से कुछ मुख्य भाषाओं को मानक भाषाएं मान लिया गया है, जिसमें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मानक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जो कि उनके राज्य के अनुसार विभाजित है। जिसमें सबसे पहला है जैसे असमिया है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस प्रकार से 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान। तो ये इस प्रकार से भाषा के विषय में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम भाषा के और रूप हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे।